फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। दिस इज़ आशु और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 13th एंड 14th सितंबर के। यस दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 13th और 14th सितंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से दो की आप रिव्यू ले सकते हो यहाँ पे। कि एक तो यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ कॉरपोरेशन डे बनाया गया और दूसरा की एक रैंकिंग रिलीज़ की गई है जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसमें सबसे पहले ये है कि आप हमारे करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो दोस्तों ले सकते हो। आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स। और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे तो बहुत ही मिनिमल प्राइस पे 1 साल की सब्सक्रिप्शन आप मिलेगी आपको। इवन जब आप भी उसको प्राइस को देखोगे, आप भी जो है वो एक बार जो है वो सरप्राइज हो जाओगे कि इतने कम प्राइस पे जो है वो हम आपको ये सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार साइट को जरूर विजिट करें। और इसमें सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, इवन डेली टेस्ट होगा उसमें, वीकली टेस्ट होगा और मंथली जो है वो साथ में क्वेश्चन एंड आंसर का जो एनालिसिस है वो भी आपको साथ में मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जो है वो एक साथ मिल रही हैं, वो भी 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ। और इसमें आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो ले सकते हो इस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो ASH10, उसके ऊपर जो है वो आपको 10% और डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। और तो स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स एंड पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, और दोस्तों इस वीडियो को बहुत लास्ट तक देखियो। बिल्कुल लास्ट तक देखने से ये फ़ायदा होगा कि हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता लगेगा और पता लगेगा कि ऐसा क्यों सरकार कर रही है या कोई स्टेट गवर्नमेंट क्यों कर रही है, अवार्ड किसको दिया जा रहा है। सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्ज एज बेस्ट स्टेट और यूटी इन प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर इन स्टार्टअप इन इंडिया। तो आप मुझे बताओगे कौन सी ऐसी स्टेट को, यूटी तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो यूटी तो कट कर देते हैं, तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको बेस्ट स्टेट कहा गया है स्टार्टअप्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत सिंपल है कि ये रैंकिंग रिलीज की गई है बाय द डिपार्टमेंट नोन एज DPIIT। इट स्टैंड फॉर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ताकि कौन सी स्टेट जो है वो बेहतर स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है, उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। आप उस स्टेट में अगर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाएगा। इसमें दो तरह की कैटेगरी होती हैं दोस्तों, कैटेगरी एक्स और कैटेगरी वाई के नाम से। कैटेगरी एक्स में बेसिकली सारी स्टेट्स आती हैं और साथ में जो है वो यूटी में सिर्फ न्यू दिल्ली आएगा। सारी स्टेट्स आएंगी और यूटीज़ में सिर्फ कौन सा आएगा? न्यू दिल्ली आएगा। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड जो है वो नहीं किया जाता और साथ ही साथ जो है वो इसमें बाकी यूटीज़ को भी इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन इसमें असम को इंक्लूड किया जाता है। असम को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और कैटेगरी वाई में जो है वो सारी की सारी यूटीज़ आ जाएंगी एक्सेप्ट न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली एक्स में आ गया। और साथ ही साथ जो है वो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ जाएंगी एक्सेप्ट असम, क्योंकि असम उसमें आ गया। तो इस तरह से जो है वो ये रैंकिंग रिलीज की गई है। मैं आपको यूटीज़ का भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे कैटेगरी एक्स वाइज बताओगे तो सबसे पहली स्टेट कौन सी हो जाएगी? मतलब सबसे टॉप स्टेट जो है वो किसको घोषित किया गया? गुजरात को घोषित किया गया। मतलब बेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करने में गुजरात जो है वो सबसे आगे है। अगर आपको यूटीज़ में पूछें, यूटीज़ में ये रैंक जो है वो किसको मिला है? ये रैंक मिला दोस्तों अंडमान एंड निकोबार को। तो आप याद रखोगे ये रैंक जो है वो रिलीज़ किया गया DPPIT की तरफ से। DPPIT मैं बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है। और गुजरात बेस्ट स्टेट, और मैं आपको बता चुका हूँ अंडमान निकोबार जो कैटेगरी वाई के अंडर आ गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें 22 स्टेट्स और 3 यूटीज़ ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो क्यों किया गया है? प्रमोटिंग स्टार्टअप के लिए कौन सी स्टेट जो है वो सबसे अच्छी है? दोनों चीज़ें आपको पता लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हु एड्रेस्ड ए 2-day कनक्लेव ऑन द टॉपिक स्कूल एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी। बेसिकली अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे, ये बात हो रही है किसकी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, अंडर द शिक्षांक पर्व इनिशिएटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षांक पर्व कब से लेके कब तक मनाया जा रहा है। जो ये शिक्षांक पर्व है दोस्तों, ये 8 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में जो है वो मनाया जा रहा है। याद रखना है, पहला हफ्ता जो सितंबर का है वो न्यूट्रिशन वीक के नाम से सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 सितंबर तक। जैसे ये खत्म हुआ फिर हम इसको क्या मना रहे हैं? शिक्षांक पर्व इनिशिएटिव के नाम से मना रहे हैं। पहले बच्चों को न्यूट्रिशन देना है, फिर शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया, उसके फ़ायदे बताए गए, किस तरह से जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू यूथ को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और यहाँ पे लेक्चर जो है बहुत ही फेमस पर्सन, दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है वो ये लेक्चर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है।
और इसका मेन इनिशिएटिव यहाँ रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो याद रखोगे आप इसको। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद द स्ट्रीट्स ऑफ पीपल चैलेंज। दो चीज़ें देखो, एक तो है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, मतलब किस तरह से जो है वो जो सिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, उसमें वो क्लाइमेट के लिए कितना तैयार हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज का कितना इफेक्ट हो सकता है, उसको इस तरह से हमने स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करना है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसके कारण जो है वो क्लाइमेट के ऊपर खास इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से हमने उसको बनाना है। CSCAF स्टैंड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 अलॉन्ग विद द स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी स्ट्रीट जो है वो बनानी है। इसमें लोगों को चैलेंज किया गया है कि बहुत अच्छे से आप जो है वो वहाँ पे सफाई रखोगे, स्वच्छता की ओर भी जाओगे, और साथ ही साथ जो है बेस्ट स्ट्रीट का जो है वो अवार्ड भी दिया जाएगा बाद में, क्योंकि ये पीपल चैलेंज है तो लोगों के द्वारा जो है वो ये अवार्ड की घोषणा जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। और ये अवार्ड जो है बेसिकली आप कह सकते हो, ये चैलेंज जो है वो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप पुरी जी जो है वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि कौन सी सिटी जो है वो क्लाइमेट चेंज से जो है वो सबसे अच्छी है, मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है, या आप ये कह सकते हो उस सिटी का इफेक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत कम पड़ रहा है। लाइक वो नई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी को, विंड एनर्जी को, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको यूज़ जो है वो किया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CSAF इज प्रोवाइड टू रोड मैप फॉर सिटीज़ फॉर कम्बाटिंग क्लाइमेट चेंज। किस तरह से वो प्लानिंग करेंगी, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने एक्शंस का, उसके बेस पे ये चैलेंज दिया गया है। और साथ में इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की तरफ से चलाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसमें आप देखो कि जो ये स्ट्रीट पीपल फ्रेंडली प्रोग्राम है, इसमें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाना है ताकि लोग चलते हुए एंजॉय करें, थके ना, या आप ये कह सकते हो कि आसपास का मतलब माहौल इस तरह से तैयार कर देना कि आपको जो है वो अच्छा लगे, और आप पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सड़कों पे जो है वो चलना पसंद करो। तो लोगों को इसके बारे में जो जागरूक करना है, ये सारी सिटीज़ के लिए ओपन है। जा स्मार्ट सिटीज़ उसमें आ जाएंगी, कैपिटल सिटीज़ आ जाएंगी, और स्टेट और यूटीज़ और उनकी सिटी आ जाएंगी जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है। तो याद रखना है किसने इस चैलेंज को जो है वो स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। याद रखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ इसको। 2+2 इंटर सेशनल मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री। 2+2 याद रखना है, ये 2019 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया यूपीएससी ने कि 2+2 बेसिकली मतलब क्या है इसका इनिशिएटिव का। तो 2+2 इनिशिएटिव जो है वो दो कंट्रीज के बीच का है, दैट इज इंडिया एंड द यूएसए। मतलब आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड सी। तो दोनों कंट्रीज के बाइलेटर रिलेशन को इंक्रीज करने के लिए, खास करके डिफेंस में आगे बढ़ने के लिए, ये दो कंट्रीज का जो है बेसिकली टाई अप है। तो याद रखना है इंडिया एंड यूएसए। अगर आपको पूछ लें ट्राइलेटरल ग्रुप इंडो पैसिफिक का, देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ दो तीन चीजें। ट्राइलेटरल ग्रुप पूछ लें इंडो पैसिफिक एरिया का, तो वो हो जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, और साथ में कौन आ जाएगा, इंडिया। अगर आपको पूछ लें क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, तो इसमें ऐड किसको कर देना, बस यूएसए को। ये बेसिकली इंडो पैसिफिक एरिया में अपना, आप कह सकते हो कि एक मुकाम हासिल करना है, ताकि चाइना की जो इंटरवेंशन है वो क्या कर सकें, हम कम कर सकें। तो उसके ऊपर जो है वो ये काम किया जाए। तो 2+2 इज ऑलवेज इंडिया प्लस यूएसए। इंटर सेशनल मीटिंग, अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होगी, क्योंकि पहले हुई थी दिसंबर 2019 में, अभी जो है वो दिसंबर 2020 में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु पार्टिसिपेटेड इन द ऑनलाइन मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन रीजनल फोरम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एशियन का एक आधा कवर कर लेता हूँ, बिकॉज अदरवाइज आपने ये नहीं याद रखना कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को किसने अटेंड किया है, कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग को किसने अटेंड किया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको थोड़े बहुत मिनिस्टर्स याद हैं, तो इसका मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स के बारे में बता सकते हो कि किसने अटेंड किया होगा। तो आंसर तो बहुत सिंपल है, या तो एस जयशंकर जी होंगे, या क्या होंगे, वी मुरलीधरन जी होंगे। एस जयशंकर थे यहाँ पे, अगर आप देखो थे या क्या नहीं थे, तो एस जयशंकर तो मॉस्को हैं, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता एस जयशंकर, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, वी मुरलीधरन जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किसके, फॉरेन अफेयर्स के। तो एस जयशंकर तो मॉस्को गए हुए हैं, रशिया गए हुए हैं, तो इसका मतलब वो अटेंड नहीं कर पाएंगे इस मीटिंग को। यहाँ पे दो तीन चीज़ें नोट करने वाली है, एशियन की मेंबर कंट्रीज कितनी है, 10 हैं, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। और साथ में याद रखना है एशियन की 2020 की मेंबरशिप जो है वो किसके पास है, वियतनाम के पास है, वियतनाम। तो दो तीन चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, देखो वी मुरलीधरन जी ने इस मीटिंग को क्या किया, अटेंड किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु विल बी द मिनिमम, व्हाट विल बी द मिनिमम टेन्योर ऑफ ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है कि ये हर जगह पे अपॉइंट होगा, और इसकी क्वालिफिकेशन बताई हुई है, इसका टेन्योर जो है वो बताया हुआ है कि क्या होगा। तो एक जनरल मैनेजर टाइप जो रैंक का या उतना ही रैंक का बंदा जो है वो अपॉइंट होगा, लेकिन एक शर्त है कि उसके ऊपर कोई भी विजिलेंस मतलब करप्शन का केस या कोई भी पेंडिंग केस जो है वो चल ना रहा हो, जो कि डिपार्टमेंटल केस हो सकता है, वो भी पेंडिंग ना हो, तो ही जो है वो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अपने टाइम पीरियड बताना है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का काम है कि बैंकिंग मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है ताकि रिस्क मैनेजमेंट को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट को इंक्रीज करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को इंक्रीज करेंगे तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना है इन वर्ड्स का। रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाना है। एक बार एसबीआई पीओ में एक स्टूडेंट था हमारा, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे, क्या रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर एनपीए जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका कम होगा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या होगी, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या कम होगी। मैनेजमेंट अच्छी होगी है रिस्क को लेके, इसका मतलब जो एनपीए क्या हो गया, कम कम हो गया। तो बैंकिंग वाले भाई बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुना करो, देखा करो। और आंसर क्या होगा इसका, मिनिमम टू मिनिमम। ये मिनिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम जो है वो कितना है, 3 ईयर्स। तो याद रखना दोस्तों, 3 साल है मिनिमम टाइम पीरियड, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम जो है वो 3 ईयर्स है, लेकिन एज जो है वो कम से कम जो है वो क्या होनी चाहिए, कितनी भी हो, लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 55, नॉट मोर देन 55, याद रखना है ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए। तो आरबीआई ने इस गाइडलाइन फॉर द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, आप देख सकते हो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस की है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होगा बैंक्स के अंदर। और इसका काम क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी को जो है वो इंश्योर करना है, ताकि पूरी तरह से जो है वो बैंक की मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाया जा सके, टू कंप्लायंस रिस्क इन द बैंकिंग सेक्टर, ताकि रिस्क को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सके। क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो कोई बैंक का, और ये प्रेफरेबल है कि जनरल मैनेजर रैंक का हो या उसकी इक्विवेलेंट पोजीशन हो, और मतलब नॉट बिलो 2 लेवल्स ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके खिलाफ कोई विजिलेंस का केस ना हो, मैं आपको बता चुका हूँ, या पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए। मिनिमम फिक्स टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स, या फिर 55 ईयर से कम कम होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा 54 ईयर्स का है वो पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 3 साल तो पॉइंट करना ही है उसको। तो ये भी एक शर्त है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच बैंक है साइंड एन एग्रीमेंट फॉर यूएसडी 15 मिलियन विद सगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बड़ी कंपनी है ये, आप कह सकते हो कि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है। और इसने एक बैंक के साथ टाई अप किया, इंटरनेशनल बैंक है जिसके साथ टाई अप किया है, हेल्प सस्टेन पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस, रूरल लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ताकि पोल्ट्री फार्मिंग को जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन में आगे बढ़ाया जा सके, वो गिरे ना कोविड-19 में। रूरल लाइवलीहुड जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उसको बचाया जा सके, फूड सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ाया जा सके। तो वो बैंक जो है वो क्या करेगा, सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड को जो है वो पैसा प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा, सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, पोल्ट्री के अंदर जो है वो अपनी आप कह सकते हो कि इन्वेंट्री को इंक्रीज करेगा, बफर स्टॉक मेंटेन करेगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो है वो हम पोल्ट्री के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर सके, तो इस इन्वेंट्री से हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने इसको याद रखना है। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखना है एडीबी। ये 15 मिलियन का लोन जो है वो बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सुगुना फूड्स। तो पोल्ट्री फार्मिंग ऑपरेशंस को सस्टेन करना है, रूरल लाइवलीहुड को बचाना है, और फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है, ताकि कोविड-19 पैंडेमिक में बचा जा सके। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर एग एंड पोल्ट्री है उसी के साथ जो है वो कंबाइन कर दिया गया। उसके अंदर क्या है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक। एग एंड पोल्ट्री सेक्शन के अंदर भी सरकार क्या करेगी, किसानों की मदद करेगी। तो इससे क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, जो पैसा देगी तो उससे जो पोल्ट्री कंपनी है तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, सस्टेन करेगी, कॉन्टिन्यूड सप्लाई, ताकि सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ ना हो, और इन्वेंट्री मतलब बफर स्टॉक बना के रखेगी, और टाइमली पेमेंट करेगी फार्मर्स को, ताकि कोई भी तरह की दिक्कत ना आ सके। अगर ये सब कुछ सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल किया जा सकता है इन द पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर। क्लियर दोस्तों, तो याद रखना आपने किसके साथ हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मनीला फिलीपींस में है, याद रखना है मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी विल लॉन्च नेक्स्ट एआई प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट डॉट एआई। जब भी एआई वर्ड आ गया इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है।
तो ये कंपनी कुछ बंदों को ट्रेन करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, खास करके उन बंदों से जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ट्रेन करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, और ये कंपनी कर रही है HCL। याद रखना HCL जो है वो इसको लॉन्च कर रही है, और इसके साथ एक कंपनी और मिलकर ये काम कर रही है, और वो कौन सी है? एनवीडिया। काफ़ी बच्चों ने जब बचपन में गेम्स खेली होंगी तो एनवीडिया का जो है वो ग्राफिक कार्ड डलवाया होगा, तो उससे याद रखोगे आप एनवीडिया। HCL पार्टनर्स विद एनवीडिया, USA की कंपनी है एनवीडिया। तो HCL आपको पता ही है, और दोनों जो हैं वो मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करेंगे। और ये इंजीनियर्स जो कि आर्किटेक्ट्स हो गए उनको अपस्किल करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगी, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेबी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल नाउ हैव टू इन्वेस्ट हाउ मच ऑफ देयर पोर्टफोलियो अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ईच। तो आपने याद रखना है पहले तो लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। फिर आपने याद रखना है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या काम है। सबसे पहले देखते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। देखो एक ना एक्ट है हमारे पास, दैट इज़ द सरफेसी एक्ट, आपने सुना होगा ना, 2002। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप लाइक अपना कोई NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, तो उसके बाद जो है वो क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उसको क्या करेगी, एसेट बनाएगी। क्योंकि अभी क्या है वो एसेट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो क्या किया जाएगा, लाइक कोई प्रॉपर्टी है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास वो प्रॉपर्टी चली गई, अब उसको ऐसी जगह पे जो है वो लगाएंगे काम पे उस जगह को, ताकि उससे क्या आता रहे, पैसा आता रहे। तो वो क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से दोबारा से क्या बन जाएगा, परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। तो ये काम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहती है कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास आई, मान लो आपने बेच दी, या जो भी पैसा आपके पास हो रहा है, और ये कंपलसरी है कि आपने कुछ पैसा लार्ज कैप में लगाना है, कुछ मिड कैप में लगाना है, कुछ स्मॉल कैप में लगाना है, और ये कंपलसरी है कि इतना तो लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ लार्ज कैप क्या होता है। फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज, मतलब फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसलिए कैप लिखा है, दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप जो है वो 101 से लेके 250 मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज, और इसी तरह से जो है वो स्मॉल कैप है वो क्या है, अबव 250 जो कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, तो उनके अंदर ये पैसा लगाना है। तो ये कितना है, 25% ईच है, मतलब तीनों को मिला के कितना होगा, 75% लगाना है। ऐसे नहीं कि 30 इधर लगा दो और जो है वो आप 20 इधर लगा दो, ऐसे नहीं हो सकता। 25 25 25 तीनों का अलग अलग है, इसलिए 25% ईच याद रखना है। टोटल कई बार पेपर में पूछ लें, खास करके बैंकिंग एग्जाम वाले, याद रखो इस चीज़ को, 25 25 25 है, अदरवाइज टोटल जो है वो 75 है। पहले क्या होता था कि मिड कैप और स्मॉल कैप का मिला के 30% होता था, अब दोनों का मिला के कितना कर दिया गया है, 50%, 25% ईच। तो ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। तो डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की, और टोटल भी मैं आपको बता चुका हूँ, 75% इसमें इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट आते हैं, मूडीज़ ने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो 11.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 में, मतलब 2021 में जो है वो इंडियन इकॉनमी जो क्रैश कर जाएगी 11.5%। याद रखना है दोस्तों, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बता रही है, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं। एक तो अपने क्राइसिल का याद रखना है, क्राइसिल का एक आपने, क्योंकि क्राइसिल इज इंडियन रेटिंग एजेंसी इसलिए आपने याद रखना है। एक केयर का याद रखना है, आज हम करेंगे केयर का, ये भी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, लाइक क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च एंटरप्राइज, तो इसका भी याद रखना है। एक मूडीज़ का आज ही हमने किया है, और एक फिच का याद रखना है, फिच, और एक आपने याद रखना है दैट इज़ गोल्डमैन सैक, गोल्डमैन सैक का भी याद रखोगे। तो इन 5 कंपनीज का तो आपको याद होना चाहिए। आपने 11.5 याद रखना है मूडीज़ का। तो इसी साथ जो है वो केयर ने भी बता दिया है, केयर ने थोड़ा सा कम बताया है। केयर जो है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च एंटरप्राइजेज, और ये कहते हैं कि 8 से 8.2% तक जो है वो इंडियन इकॉनमी डूब जाएगी, मतलब नेगेटिव में जाएगी इनकी जीडीपी। तो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो केयर की तरफ से बताया गया 8 to 8.2%, क्योंकि ये थोड़ी सी केयर करते हैं इसलिए कम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड हैज पार्टनर विद विच एयरलाइन टू ऑफर लिबर्टी सिक्योर पैनल और ट्रेवल एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स। कौन सी एयरलाइन है जिसने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है कि जो भी हमारी फ़्लाइट को बुक करेगा, अगर वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी साथ में बुक कर लेता है, उस दौरान शो होगा वहाँ पे बुक करने के टाइम पे, अगर वो इसको भी बुक कर लेता है तो क्या होगा
कि जो भी हमारी टिकट जो है वो ले लेता है और वापस कर देगा तो 100% जो है वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे, कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मतलब सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे किए जाएंगे, कहने का मतलब ये है। इसीलिए इंश्योरेंस वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। तो याद रखना है, ये सारी फ्लाइट्स के ऊपर नहीं है, कहीं न्यूज़ को देख के फटाफट कोई बुक कर दो इंटरनेशनल फ़्लाइट। ये सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए दोस्तों, सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। और याद रखना है इसको, ये एयरलाइन है स्पाइस जेट एयरलाइंस, इन्होंने टाई अप किया है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस स्पाइस जेट के साथ। ये टाई अप किया है कि आपको क्या करवाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया जाएगा और इसमें जीरो कैंसिलेशन सर्विस होगी। अगर कोई बंदा जो है वो साथ में इंश्योरेंस कवर को खरीद लेता है, जब वो टिकट खरीदेगा कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करके, तो उसको क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी है कि किसी भी टाइम पीरियड पे आपको कैंसिल करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांसिस आ चुके हैं कि किसी भी टाइम पीरियड पे वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस बन सकता है। इसलिए जो है वो आपको ज़रूरी है, इस तरह के इंश्योरेंस होने चाहिए आपके पास। और ये डोमेस्टिक नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 101% मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा IBPS में। तो इसको रट लो, याद कर लो, लिख लो कहीं पे भी। वैसे मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा। फिरा फेरी फिर हेरा फेरी के जो एक्टर हैं बहुत ही फेमस, और मेरे पर्सनल भी जो है फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं परेश रावल जी। तो शायद आपको याद होगा राजू भैया। तो परेश रावल जी बहुत ही फेमस एक्टर, इनको बनाया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन। और पहले जो थे वो थे रतन थियाम जी, 2013 से लेके 2017 तक, मतलब 2013 टू 17। लेकिन 2017 से ये पोजीशन वेकेंट ही पड़ी हुई थी, तो अभी परेश रावल जी को इसका चेयरमैन बना दिया गया है। ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लिख लो इसको। तो आप देख सकते हो परेश रावल जी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन। Government of India consisted an empowered group of ministers under the chairmanship of which ministers to oversee the Corporation of Ordnance Factory Board। तो क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज ना हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक आपको बात बताता हूँ इसके अंदर कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया है। याद नहीं रखना कितने मिनिस्टर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक एक मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाया गया, उस सारे मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर हेड बनाया गया है, ताकि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसको जो है वो बहुत अच्छे से हम क्या कर सके, प्रमोट कर सकें। उसमें डिफेंस की और प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो इसलिए डिफेंस की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ताकि सेल्फ रिलायंट बना जा सके। तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए हेड भी कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा। बाकी कुछ मिनिस्टर जो हैं वो इसके मेंबर होंगे, जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं, अमित शाह जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर जो टॉप रैंकर मिनिस्टर्स हैं, उनको जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका, डी, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो इसके क्या हैं, हेड हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर था। तो क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो चेयरमैन है वो किसको बना दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज, देख सकते हो, राजनाथ जी को बनाया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो आप देख सकते हो, अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा बीमार है, लाइक हार्ट अटैक की सिचुएशन में, अगर आप उसको फर्स्ट एड दे देते हो तो उसको बचाया जा सकता है। इसका मतलब फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट एड किसी बंदे को प्रोवाइड कर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल, और प्लस किसी को जो है वो लाइफ मिल सकती है। उसी से रिलेटेड जो है वो इसका थीम रखा गया दोस्तों। तो आप मुझे बताओगे इसका थीम जो है वो क्या रखा गया है। हाँ जी दोस्तों, फटाफट आंसर दोगे, इसका क्या थीम रखा गया है फर्स्ट एड डे का। और इसका थीम है जो मैंने अभी आपको समझाया, फर्स्ट एड सेव लाइव्स। ये क्या बचा लेता है, लाइव्स को बचा लेता है। और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 12 सितंबर को। और इसको सेलिब्रेट कौन करता है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आपको पता ही है, दैट इज़ IFRC, दैट इज़ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस हेडक्वार्टर कहाँ पे रेड क्रॉस का, दैट इज़ जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और 12 सितंबर को इसको बनाया जाता है, याद रखना आपने। और यहाँ पे देख सकते हो थीम, फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। तो एग्जाम्पल से याद रखियो मेरी। नेक्स्ट, बेसिकली कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि साइट वाले सारे क्वेश्चन कवर कर लिया करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन साइट से ही होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ क्वेश्चन हम उसके अंदर इस तरह से डालते हैं कि आपको जस्ट एक बार देख लो उसको, ताकि बाय चांस कोई एग्जामिनर ऐसा आ गया कि उसने कोई बेकार सा क्वेश्चन डाल दिया तो आपको कवर हो जाना चाहिए। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी है दैट इज़ पिरामल सेल्स। पिरामिल जो है वो आप कह सकते हो फार्मा कंपनी है। इन्होंने जो है वो 20% हिस्सा अपना सेल कर दिया है। किसको सेल कर दिया है, एक US बेस्ड कंपनी है दैट इज़ द क्रायल।
तो उनको जो है वो ये 37 करोड़ रुपए में जो है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कार्लाइल आपने याद रखना है, कार्लाइल कंपनी जो है वो यूएसए की है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रहेगा। Which state government signed a memorandum of understanding with National Cooperative Development Corporation to promote and manage the farmer producer organization? अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल पे, क्योंकि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें क्या होता है कि फार्मर्स और बायर्स को जो है वो कनेक्ट किया जाता है। उसमें जो है बायर सीधा फार्मर के साथ जुड़ता है, बीच में मिडल मैन जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो फार्मर्स की इनकम जो है वो भी बढ़ जाती है और साथ में जो ब्रोकेज मिडिल मैन लेता है वो भी खत्म हो जाती है। तो जो टारगेट है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना, वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, ये स्टार्ट किया गया उड़ीसा की तरफ से, ये टाई अप किया गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। तो आप देख सकते हो उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से साइन किया गया एनसीडीसी के साथ। और क्या करेंगे, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट जो है विल बी नेशनल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू द स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स ऑफ उड़ीसा टू टैकल दी हर्डल्स इन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से आप फसल करोगे, कौन सी सॉइल चाहिए, किस तरह का आपको इन्वायरमेंट चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का काम। एक काम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च गरिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सैनिटरी वर्कर्स। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं स्कीम के अंदर सैनिटरी वर्कर्स के लिए। वैसे तो 1 लाख के आसपास सैनिटरी वर्कर्स को इसमें कवर करना है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज़ में जो 20,000 सैनिटरी वर्कर्स को कवर करना है। इसमें उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हेल्थ। हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया कि हेल्थ चेकअप्स हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, ये सारा कुछ जो है वो माफ़ किया गया सरकार की तरफ से। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि जो वो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके पर डे का काम भी जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। 6 घंटे ही जो है वो पर डे काम करेंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो हेल्थ के बेस पे इसको किया गया है। साथ करके कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिए गए हैं, जैसे अगर वो कोई घर बनाना चाहते हैं, लाइक हाउस बनाना चाहते हैं, या फिर 2 व्हीलर लेना चाहते हैं कोई, तो उसमें 90% फाइनेंशियल, 90% तक, हमेशा 90 नहीं, मे बी किसी को 70 मिले, किसी को 50, 90% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव हो गए गरिमा स्कीम के अंदर, और ये स्टार्ट फिर से किसने किया, उड़ीसा। तो एफएओ का टाई अप भी जो है वो उड़ीसा ने किया है, और गरिमा के लिए भी जो है वो उड़ीसा ने किया। उड़ीसा स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पोर्ट है उड़ीसा में, दैट इज़ पैरादीप पोर्ट, जहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है ऑयल का। और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल के लिए भी इस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, ऊषा कोट्टी नेशनल पार्क यहाँ पे है, बीतरकनिका नेशनल पार्क दैट इज़ ऑल्सो इन उड़ीसा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें उड़ीसा के अंदर है। सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। सन टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, या इसको जो है वो हम कोणार्क टेम्पल भी कह देते हैं। और साथ में जो है वो हमारे पास जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, जिसको वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। वाइट पगोड़ा विष्णु जी का टेम्पल है। और साथ ही लिंगराज टेम्पल है शिव जी का। तो ये सारे बहुत ही फेमस है, ये गंगा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे जो है वो बनाए गए हैं सारे के सारे। चलो नेक्स्ट आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो गरिमा स्कीम, ये सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, याद रखना है गरिमा सैनिटेशन वर्कर्स की। और 1 लाख जो है वो सैनिटेशन वर्कर्स को जो है वो इसमें जोड़ने की जो है वो सुविधा है। और मैं बता चुका हूँ, इसमें सरकार ने पहले फेज़ में 50 करोड़ रुपए रखे हैं। सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ में जब इसको चलाया जाएगा, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो याद रख सकते हो 114 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। ये स्कीम महात्मा गांधी जी को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो जो है वो हरिजन की बात करते थे। तो 6 घंटे जो है वो पर डे के बेसिस पे ये काम करेंगे। हर तरह की फैसिलिटी इसमें दी जाएगी, उनको ही नहीं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी दी जाएगी, लाइक हेल्थ चेकअप हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशनल सपोर्ट हो गया। और साथ में मैंने बताया था ग्रांट भी मिलेगी फाइनेंशियल, अगर हाउस बना रहे हो या फिर 2 व्हीलर परचेज कर रहे हो तो भी आपको 90% तक ग्रांट जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द यूटी। ये बहुत ही एक अलग सा इनिशिएटिव यूटी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। अदरवाइज क्या होता है कि हम उन्हीं बंदों को लेते हैं जो पुअर हैं, या आप कह सकते हो जो जो है किसी स्कीम के अंदर जो है वो आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रिविलेज सेक्शन से जो है वो नहीं बिलोंग करते, निचले सेक्शन से बिलोंग करते हैं, कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये सारे लोगों के लिए जो भी उस यूटी में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो है वो उस यूटी की तरफ से कही गई, और वो यूटी कौन सी है, जम्मू कश्मीर। और इसको जोड़ा गया है आयुष्मान के साथ। तो आप कह सकते हो जो आयुष्मान के बेनिफिट है वो सारे लोगों को जो है वो यूटी के अंदर दिए जाएंगे। तो आयुष्मान भारत के साथ सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, मतलब 5 लाख रुपए पर ईयर के बेसिस पे जो है वो दिए जाएंगे। इसमें हर तरह की बीमारी कवर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आप देख सकते हो मनोज सिन्हा जी, जो कि नए यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो
गिरीश मुर्मू जी थे, उनको कैग लगा दिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लगा दिया गया, 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनको बना दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट को कैप्चर करने वाली कंपनी जो है वो इंडिया की कौन सी है? सबसे बड़ी कंपनी आपको पता ही है दोस्तों कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। $200 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टाटा कंसल्टेंसी दूसरे नंबर पे है, $109 बिलियन के आसपास जो है वो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आपने याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे भी पूरे वर्ल्ड की 40th बड़ी कंपनी में से एक कंपनी बन चुकी है, तो याद रखना इसको भी। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वाईएसआर आसरा स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वाईएसआर से क्लियर है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आंध्र प्रदेश। जब भी वाईएसआर आ गया आंध्र प्रदेश लगा देना है। आसरा मतलब क्या हो गया? शेल्टर, मतलब आपको क्या दिया जा रहा है? एक तरह का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स ने चलाए हुए हैं और उन्होंने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, तो वो लोन माफ़ नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, वो लोन जो है वो जो पे कर चुके हैं, तो वो लोन जो है वो दोबारा से इनके अकाउंट में जो है वो क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। वो सरकार की तरफ से एक तरह सा बेनिफिट डाला जाएगा, लोन नहीं होगा वो। तो सरकार इनको वो पैसे वापस करेगी, 4 इंस्टॉलमेंट में वापस करेगी, ताकि ये लोग अपनी मर्जी से उसको कहीं भी खर्च कर सकें, ताकि वुमेन को एम्पावर जो है वो किया जा सके। एक अलग तरह का इनिशिएटिव आप देख रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे लोन की किस्तें वापस करते हुए वाईएसआर जी। और आंध्र प्रदेश की तरफ से ये रीइंबर्स स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो लोन लिए गए हैं वो लोन वापस कर दिए जाएंगे, 4 फेजेस में वापस किए जाएंगे। जो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की नवरत्न मतलब 9 स्कीम चल रही हैं वेलफेयर स्कीम्स के, उसका हिस्सा जो है वो इसको बनाया गया है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो यहीं पे यूज़ करने हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। ये उन लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए मनाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए या फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान को गवा बैठे। मतलब अगर आप देखोगे 11 सितंबर को 1730 में, 1730 में जो है वो एक कम्युनिटी थी राजस्थान के अंदर जिसको कहा जाता था दैट इज़ द खेजराली कम्युनिटी, या खेजारली कम्युनिटी भी आप कह सकते हो। खेजारली कम्युनिटी, KHEJARLI। खेजारली कम्युनिटी बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि खेजार के ट्रीज आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो खेजार के ट्रीज हैं यहाँ पे, उससे ये पता लग रहा है कि ये लोग खेजार के ट्रीज के साथ जो है वो चिपके हुए हैं, इसलिए ताकि ये जो है वो लोग काट ना सके इन ट्रीज को। तो इसलिए जो है जब इनकी भिड़ंत हुई तो 363 पीपल डाइड, 363 जो बिश्नोई फैमिली के लोग थे राजस्थान में वो मारे गए इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हुए, मतलब इनको बचाते हुए। तो इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए उन्होंने क्या दे दी? जान दे दी। तो इसलिए क्योंकि वो इवेंट जो है वो 11 सितंबर को हुआ था, इसीलिए जो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे जो है वो बनाया जाता है। तो इसको भी आप जो है वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगला दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। ये भी एक अलग तरह का दिन है, UNOSSC। तो ये है साउथ साउथ कॉपरेशन, मतलब ये साउथ कंट्रीज के बेसिस पे जो है मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो साउथ कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ एरिया उनको कहा जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस या उनमें जो चेंजेस कर सकते हैं उसके उसको जो है वो अवेयर करना है सारी कंट्रीज़ को, किस तरह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो हो सकते हैं या इस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आस वाले एरिया में हो रही हैं। और किस तरह से ये भी प्रमोट किया था, यूनाइटेड नेशन जो है वो टेक्निकल कॉपरेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है उन साउथ कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को और ज़्यादा डेवलप होने में। इसलिए 12 सितंबर को जो है वो क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? याद रखना है इसको भी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, हमने बहुत ही अच्छे से उसको कवर कर लिया है। मेरे ख्याल से डिटेल भी आपको क्लियर होगी, समझ आ गया होगा। तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें, टेस्ट करें इसका, क्योंकि पर डे का टेस्ट जो है वो उसमें अवेलेबल होता है, तो आप उसमें कर सकते हो। इवन वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। न्यूज़ को पढ़ो अच्छे से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर ऐसी वीडियो आप रोज़ चाहते हो, और कम से कम 300 लाइक्स दोस्तों किया करो रोज़, क्योंकि 300 लाइक्स हमारा एक टारगेट सेट किया हुआ है कि अगर इतने लाइक्स आप हमें देते हो तो हम और भी तरह का कंटेंट जो है वो आपके पास लेके आया करेंगे। लाइक और भी तरह की चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स लेके आया करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के। और वीकली वीडियो जो है वो डलनी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे आज जो है वो एक इंग्लिश में जो है वो डल चुकी है वीकली वीडियो, हिंदी में भी जो बहुत ही जल्दी जो है वो डल जाएगी। और अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि अगर आप हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब करते हो प्लस और ये वीडियोस को आप देखते हो, मतलब अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को देखते हो, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में हमारे नोट्स या हमारे करंट अफेयर स्लाइड या वीडियो से बाहर होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, तो क्योंकि हम हर न्यूज़ को कवर करते हैं,
और ये फेयर क्लाउड का वादा है कि आपका कॉन्फिडेंस 101% बूस्ट होगा। और मेरे कहने पे आप 1 महीने तक लगातार वीडियो को देखते रहो और साथ ही करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहो। अगर आप 1 महीने तक कर लोगे उसमें ही आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर चली गई है। और विदाउट एनी एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे इसके लिए, सिर्फ आपको बार बार जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। और बार बार भी नहीं करना, क्योंकि मैं आपको डेली वीडियोस दे रहा हूँ, आपको वीकली दे रहा हूँ, आपको फिर मंथली भी मिलूंगा, तो 3 बार एक करंट अफेयर रिवाइज हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बार आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। टेक केयर।